कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा भाषाई कौशल और भाषा विकार। अब देखिए, भाषा के जो हमारे कौशल होते हैं वो चार कौशल हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो ये चार कौशल जो होते हैं, कोई भी भाषा सीखने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हमको यही चार कौशल सीखने पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सुनना का मतलब हो गया श्रवण कौशल। बोलना का अर्थ हुआ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मतलब जो हम लोग बोल के कोई चीज़ अपने मन की बात बताते हैं। पढ़ना मतलब वाचन कौशल, और लिखना को हम लोग लिखित अभिव्यक्ति कौशल के नाम से भी जानते हैं। अब इन चार कौशलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रहमयात्मक कौशल और दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब देखिए, जो ग्रहयात्मक कौशल है इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो चीज़ें ग्रहण करते हैं, कहने का मतलब जो चीज़, जैसे हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं या कोई चीज़ हमने कहीं पढ़ी, उससे हमने क्या सीखा, उस चीज़ के बारे में हमको क्या पता चला, जो चीज़ हमारे दिमाग में जो चीज़ रह जाती है उसको कहते हैं ग्रहयात्मक कौशल, मतलब जो चीज़ हम लोग ग्रहण कर लेते हैं अपने मन में। दूसरा जो अभिव्यक्तात्मक कौशल दिया है, अभिव्यक्तात्मक कौशल का अर्थ हुआ कि किसी भी सीखी हुई चीज़ या जानी हुई चीज़ को अपने भाषा में, अपने शब्दों में किसी के सामने व्यक्त करना या बताना, इसको कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो इन चार कौशलों को इन दो भागों में विभाजित किया गया है। अब जो अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र वाले हैं उनके लिए ये जो ग्रहयात्मक कौशल है ये हो गया हमारा रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव मतलब जो हम कहीं से रिसीव करें, जो हम सीखें। तो अब देखिए, रिसेप्टिव स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ें, हम कहाँ से कोई चीज़ सीखते हैं। एक जो हमारा श्रवण कौशल होता है, मतलब जो लिसनिंग होती है या जो सुनना होता है, ये हमारी रिसेप्टिव स्किल्स में आती है या ग्रहयात्मक कौशल। अब देखिए, ये प्रश्न हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है, इंग्लिश वाले भाग में भी और हिंदी वाले भाग में भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो रिसेप्टिव स्किल्स होती है या जो ग्रहमयात्मक जो कौशल होता है, इसमें दो कौशल हमारे आते हैं। कौन कौन से, एक पठन होता है और एक श्रवण होता है, मतलब सुनना और पढ़ना। क्योंकि देखिए, हम किसी को सुनेंगे या हम कोई चीज़ जब पढ़ेंगे तभी हम कोई चीज़ ग्रहण कर सकते हैं अपने मन में। ठीक है, और एक होती है हमारी प्रोडक्टिव स्किल, जिसको कि हिंदी में अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। तो जो प्रोडक्टिव स्किल होती है, प्रोडक्टिव का क्या मतलब हुआ, प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो जब हम लोग कोई चीज़ बोलें या कोई चीज़ लिखें, मतलब हम जब अपने मन की बात कहीं लिखें या जब हम किसी को अपने मन की बात बोल के बताएं या सीखी हुई चीज़ लिख के या बोल के बताएं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल या तो अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सी एक रिसेप्टिव स्किल है या प्रोडक्टिव स्किल है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भाषाई कौशलों को सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, कि किस क्रम से हम लोग भाषा कौशल को सीखते हैं। तो पहले देखिए, बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना सीखता है। तो ये तो क्रम हो गया हमारा। अब अगला है श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल का अर्थ होता है सुनना, मतलब जब हम लोग कोई चीज़ सुने कहीं से, मान लीजिए हम समाचार सुन रहे हैं या हमारे स्कूल में हमारे टीचर जब पढ़ाते हैं हम उनको सुनते हैं, या हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, या कोई भी चीज़ जब हम लोग कहीं से सुन के सीखते हैं तो वो कौशल हमारा श्रवण कौशल कहलाता है। अब देखिए, श्रवण कौशल के सोपान कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं श्रवण कौशल में। तो पहला है ध्वनि का कानों तक पढ़ना, दूसरा है अर्थ ग्रहण और तीसरा है प्रयोग। तो देखिए, पहली चीज़ सुनने में क्या होती है कि कोई भी चीज़ हम सुनते हैं वो हमारे कान तक आती है, उसके बाद हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं कि जो भी हमने सुना उसका अर्थ क्या हुआ, और प्रयोग का अर्थ हुआ कि सुनी हुई चीज़ का हम कहीं प्रयोग करें। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी कोई चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग इसको सुनेंगे, सुनने के बाद जब आप लोग एग्ज़ाम में इसका प्रयोग करेंगे, जैसे इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया गया और आपने उसका उत्तर दे लिया, तो ये हो गया प्रयोग। अगला है श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ। अब देखिए, श्रवण कौशल तो बचपन से, मतलब जन्म से ही हर बच्चे में लगभग पाया जाता है। तो उसको विकसित कैसे किया जा सकता है, मतलब किसी भी बच्चे का जो श्रवण कौशल होता है इसको और हम अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, एक होता है सस्वर वाचन, मतलब बोल के कोई चीज़ पढ़ना।
देखिए जब बच्चा छोटा होता है, प्राइमरी लेवल पे होता है, तो उसको चीज़ें बोल के पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग स्कूल में जब जाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से मतलब टीचर पढ़ता है और बच्चे उसको रिपीट भी करते हैं, तो ये हो गया सस्वर वाचन। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब होता है, अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि जो है ये एक एडवांस टेक्निक है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। तो अब इसका जो अर्थ हुआ, इसका मतलब कि देखिए अध्यापक कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछता है, बच्चे उसको सुनते हैं, सुनने के कारण उनका श्रवण कौशल विकसित होता है, और उसके बाद कोई एक बच्चा जवाब देता है उसका, और बाकी सारे बच्चे सुनते हैं, ऐसे बारी बारी करके सभी बच्चे उत्तर अपना अपना देते हैं, तो मतलब एक तरीके से इससे श्रवण कौशल विकसित होता है। तीसरा है कहानी कहना व सुनना। सही बात है, बिल्कुल, कहानी कह के और सुन के भी हम श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। श्रुत लेख का क्या अर्थ हुआ? श्रुत लेख का अर्थ हुआ कि सुन के कोई चीज़ लिखना, मतलब जैसे कक्षा में जब हम मान लीजिए कोई टॉपिक है और टीचर उसको लिखवा रहा है तो बच्चे उसको सुन सुन के लिखते हैं, तो ये श्रुत लेख हुआ। पांचवा है भाषण। भाषण मतलब आप समझ ही रहे हैं, मतलब किसी एक टॉपिक पे जाके स्पीच देना, मतलब बच्चे को बोला गया कि चलिए आप लोग, जैसे अभी लेटेस्ट में एक पैंडेमिक चल रहा है, महामारी है कोरोना, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि चलिए आप कोरोना के बारे में 5 मिनट बोलिए जो भी आपके मन में है, तो ये भाषण हो गया। वाद विवाद क्या होता है? वाद विवाद ये होता है कि कोई एक टॉपिक ले लिया जाता है और दो समूहों में, दो ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है, और दोनों को कहा जाता है कि आप लोग इस टॉपिक पे एक दूसरे से मतलब वाद विवाद कीजिए, बात कीजिए। मतलब अच्छा, एक लोग उसका पक्ष ले लेते हैं, एक लोग विपक्ष ले लेते हैं, मतलब एक लोग उस टॉपिक के पक्ष में बात करते हैं और दूसरा टॉपिक होता है विपक्ष में बात करना, ठीक है। जैसे अभी हमारा लॉकडाउन के टाइम में चल रहा था ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे दे दिया गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे दिया गया एक टॉपिक, और एक मतलब बच्चों के एक ग्रुप को बोल दिया गया कि आप लोग इसके साइड में बोलिए, और कुछ लोगों को, दूसरे ग्रुप को बोल दिया जाता है कि आप इसके अगेंस्ट में बोलिए, इसके खिलाफ में कुछ बोलिए, तो यही वाद विवाद हुआ। अगला कौशल है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसको कि बोलना कहते हैं। अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण कौशल है कि सीखी हुई चीज़ को बोलना। जब तक हम लोग बोलना कौशल नहीं सीख सकते तब तक हम भाषा कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाते। तो अब इस कौशल को विकसित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो देखिए सस्वर वाचन भी विधि है, इस सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि बच्चे जब बोल बोल के पढ़ेंगे तो उनको चीज़ों का सही उच्चारण करना आएगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं वो आएगा। अब देखिए ये जो मैं चीज़ हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश जिन्होंने अपना फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में लिया होगा अब सीटेट में, वो भी इनका तैयार ही हो रहा है, मतलब कि सेम सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का है, बस भाषा का फ़र्क है कि इसमें हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ जब मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो जो चीज़ें लिखी हैं वो इंग्लिश में लिखी रहेंगी बस, तो साथ ही साथ वो भी समझते चलेंगे। तो एक सस्वर वाचन होता है, आप जानते ही हैं। कविता पाठ आप जानते ही हैं, कविता को बोल बोल के पढ़ना। चित्र वर्णन मतलब कि एक चित्र आपको दिखा दिया गया और उसके बारे में आपको कुछ अपने से सोच के कहना है कि चित्र में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। संवाद का मतलब भी यही बातचीत करना होता है। वाद विवाद मैंने अभी बताया ही, भाषण भी बताया। और नाटक का मंचन मतलब आपको मतलब कि कोई चीज़ है, कोई एक कहानी है तो उसको करके दिखाना है। नाटक तो आप सभी जानती हैं कैसे होता है। अगला है हमारा वाचन या पठन कौशल। वाचन का मतलब होता है पढ़ना, एक तरीके से कोई चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये दो तरीके से होता है, एक मौन होता है और एक सस्वर वाचन होता है। तो वाचन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से? एक प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है अर्थ ग्रहण और तीसरा है प्रयोग। प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ कि हम कोई चीज़ कहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ किताब से जब पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हो गया कि प्रत्यक्षीकरण, कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं कोई चीज़ कैसे भी। दूसरा है अर्थ ग्रहण, कि भाई पढ़ी हुई चीज़ का हम लोग अर्थ ले लिए, पता हो गया हमको। तीसरा है प्रयोग, कि जो चीज़ हमने पढ़ी उसका हमने कहीं प्रयोग कर लिया। अब देखिए वाचन के प्रकार, एक होता है सस्वर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन मतलब बोल बोल के पढ़ना और मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना। अब देखिए सस्वर वाचन भी दो प्रकार के होते हैं। एक हुआ हमारा व्यक्तिगत वाचन, दूसरा होता है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन मतलब जब हम लोग अकेले में बैठ के कोई चीज़ बोल बोल के पढ़ें, और सामूहिक वाचन का मतलब हुआ कि हम एक समूह में कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए कक्षा में किसी एक बच्चे को हमने खड़ा कर दिया और कहा कि ये कविता आप बोल बोल के पढ़िए और बाकी सारे बच्चे सुनेंगे, तो ये सामूहिक वाचन में आ जाता है। अब देखिए मौन वाचन क्या होता है। मौन वाचन होता है जब हम लोग चुप होकर मन में पढ़ते हैं कोई चीज़। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है गहन अध्ययन और दूसरा होता है द्रुत वाचन। गहन अध्ययन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब हम लोग गहराई से में
मतलब कि ध्यान से मन लगा के उस पूरी चीज़ को जब हम लोग पढ़ें, एक एक शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करें, एक एक वाक्य का अर्थ निकालने की कोशिश करें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गहन अध्ययन। द्रुत वाचन का मतलब जब हम लोग कोई चीज़ मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दोहराने, जैसे कि अब आपको उदाहरण से आप समझेंगे, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं जब अपना, तो जब अभी एग्ज़ाम के 1 महीने जब रह जाते हैं तो हम लोग उसको या 2 महीने रह जाते हैं तो हम लोग बहुत ध्यान से पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, अच्छे से एक एक टॉपिक उसके गहराई में जाके पढ़ते हैं। और जब एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले, जब 1 घंटा बचा रहता है, हम लोग सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है, तब हम लोग वही बुक लेके जल्दी जल्दी एक एक टॉपिक हेडिंग बस देखते रहते हैं, इंपॉर्टेंट, तो इसको द्रुत वाचन कहते हैं। तो मौन वाचन के 2 प्रकार हो गए ना। अब वाचन शिक्षण की विधियाँ, अब वाचन सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो एक वर्ण विधि है कि एक एक अक्षर सिखाया जाए, शब्द विधि मतलब फिर शब्द सिखाया जाए, वाक्य मतलब फिर पूरे वाक्य पढ़वाया जाए, कविता विधि मतलब पूरी कविता पढ़ाई जाए। तो इसके बारे में बहुत डिटेल देने की ज़रूरत तो नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति कौशल या लिखना, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग कोई चीज़ लिख के सीखते हैं, मतलब अब देखिए जैसे अभी आप लोग मान लीजिए पढ़ते हैं कोई चीज़, आपने सेमेस्टर भर पढ़ाई की, मतलब 4 महीना 5 महीना जो भी पढ़ा आपने, उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो हम पढ़ी हुई चीज़ को लिख के ना अभिव्यक्त करते हैं, तो इसको कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति, मतलब सीखी हुई या पढ़ी हुई चीज़ को लिखना। अब लेखन के प्रकार क्या हैं, एक होता है सुलेख, सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लिखावट, मतलब सुंदर बना के लिखना। दूसरा होता है अनुलेख, अनुलेख मतलब कि जैसे टीचर ने कोई बोर्ड पे लिख दिया कोई चीज़ और वही सेम टू सेम हम लोग देख के उतार रहे हैं, या किताब में लिखी हुई चीज़ को देख के हम लोग लिख रहे हैं, तो उसको अनुलेख कहते हैं। श्रुतलेख मतलब होता है सुन के लिखना। अब देखिए एक जो टॉपिक है भाषाई विकार, भाषाई विकार का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, मतलब बच्चों में क्या कहते हैं कि एक अधिगम अक्षमता हम लोग कह सकते हैं उसको, तो मतलब कुछ उनके अंदर कमियां आ जाती हैं बच्चों के अंदर, तो वो कौन कौन सी हैं हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे एक है अफेशिया। अब देखिए 1 नंबर का प्रश्न इससे एकदम कन्फर्म आता है, ये जो भाषा विकार है 1 नंबर का प्रश्न हर साल सीटेट में किसी ना किसी हिंदी, अंग्रेजी या बाल विकास 3 में से किसी एक में कन्फर्म पूछेगा 1 नंबर का सवाल। कि अब देखिए अफेशिया क्या है, कि अफेशिया एक सुनने संबंधी एक भाषा अधिगम विकार है। तो मतलब जो बच्चा अफेशिया से पीड़ित होता है उसको चीज़ें ठीक से सुनाई नहीं देती, मतलब वो आप कहेंगे कुछ, वो सुन कुछ और लेगा, ठीक है, तो ये अफेशिया हो गया। अब प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक सुनने संबंधी अधिगम विकार है, तो आपको याद रखना है कि अफेशिया। दूसरा है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया एक भाषा संबंधी अधिगम विकलांगता है, यह मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाइयों के रूप में होता है। आप देखिए डिसलेक्सिया से जो बच्चा पीड़ित होता है या जिस बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है उसको चीज़ें पढ़ने में नहीं आती, मतलब उसको चीज़ें उल्टी सीधी लिखाई दे, जैसे अगर बी लिखा है तो उसको डी दिख रहा है, डब्ल्यू को एम देख रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इस पर एक मूवी भी बनी थी हमारी तारे ज़मीं पर, जिसमें आमिर खान जी हीरो थे और हमारे बॉलीवुड के हीरो हैं अभिषेक बच्चन जी, वो भी बचपन में उनको डिसलेक्सिया की ही समस्या थी। तो ये डिसलेक्सिया के उदाहरण हो गए। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधित कठिनाई है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी पढ़ने से संबंधित एक भाषा अक्षमता है या अधिगम अक्षमता या भाषा विकार है, तो आपको डिसलेक्सिया पे चूज़ करना है। डिसग्राफिया एक लिखने से संबंधित अक्षमता होती है, मतलब ऐसे बच्चे ना चीज़ों को लिख नहीं पाते सही से, मतलब उनको पता तो होता है लेकिन जब वो लिखने जाते हैं तो वो लिख नहीं पाते। तो डिसग्राफिया, देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है, चीज़ें लिखना, खींचना, तो ग्राफ से भी आप लोग ऐसे लगा सकते हैं ट्रिक कि डिसग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या है। इसके अलावा एक डिसकैलकुलिया होता है, जो अभी मैं इसमें शायद मैंने दिया नहीं है, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। एक डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करना, तो डिसकैलकुलिया का अर्थ हो गया कि गणित संबंधी जो भाषा विकार होता है उसको कहते हैं। तो देखिए डिसकैलकुलिया हाँ इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि वो गणित वाले में आ जाता है, तो भाषा से संबंधित विकार नहीं, लेकिन अधिगम अक्षमता में वो भी आता है, तो डिसकैलकुलिया भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये इनमें से 1 नंबर का सवाल हमेशा आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद।